वेलकम टू द फनल इफेक्ट। नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं जी। इसे कहते हैं वेरिएबल इंपॉर्टेंस या फिर फीचर इंपॉर्टेंस। हाँ, फीचर इंपॉर्टेंस। हमने इसके लिए जो जानकारी जुटाई है वो गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग कोर्स से है, खासतौर पर डिसीजन ट्रीज के संदर्भ में। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये वेरिएबल इंपॉर्टेंस आखिर है क्या चीज़, क्यों ये इतना ज़रूरी है, और ये डिसीजन ट्री जैसे मॉडल्स को मतलब उनकी वर्किंग को समझने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। हाँ, ये काफी दिलचस्प टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वेरिएबल इंपॉर्टेंस, आसान शब्दों में ये क्या है? देखिए, अगर मैं कहूं तो ये एक तरह का स्कोर है ना? हाँ, बिल्कुल, एक स्कोर। ये स्कोर हमें बताता है कि कोई खास फीचर, मतलब मॉडल को दिया जाने वाला कोई इनपुट, जैसे किसी की उम्र हो गई या इनकम या शहर, वो उस मशीन लर्निंग मॉडल के लिए कितना जरूरी या असरदार है। जैसे आप किसी डिश में देखते हैं कि कौन सा मसाला सबसे ज्यादा फ्लेवर दे रहा है। हाँ बिल्कुल भाई, ये स्कोर बताता है कि भाई मॉडल के लिए कौन सा डेटा पॉइंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। जी। मान लीजिए एक मॉडल में दो फीचर हैं, फीचर ए और फीचर बी, और उनके इंपॉर्टेंस स्कोर आते हैं, समझ लीजिए फीचर ए 5.8, फीचर बी 2.5। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि मॉडल के लिए फीचर ए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है फीचर बी के मुकाबले, है ना? हाँ, बिल्कुल, उसका वजन ज्यादा है मॉडल के नजर में। और ये डिसीजन ट्री जैसे मॉडल्स को समझने का एक बहुत ही, अब कह सकती हैं, सरल तरीका है। पावरफुल तरीका। हाँ, पावरफुल। अच्छा। और ये जानना भी जरूरी है कि वेरिएबल इंपॉर्टेंस निकालने के एक नहीं, कई अलग अलग तरीके हैं। ओह अच्छा, कई तरीके हैं। हाँ, कुछ तरीके हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉडल एग्नोस्टिक। मॉडल एग्नोस्टिक। जी, मतलब वो किसी भी तरह के मशीन लर्निंग मॉडल पे काम कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन ट्री हो, न्यूरल नेटवर्क हो या कुछ और। ठीक है। इसका एक आम उदाहरण है परम्यूटेशन वेरिएबल इंपॉर्टेंस। परम्यूटेशन वेरिएबल इंपॉर्टेंस, इसमें क्या होता है? इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि अगर किसी एक फीचर को डेटा से हटा दें या उसकी वैल्यूज को रैंडमाइज कर दें, ऊपर नीचे कर दें, तो मॉडल की परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है, कितनी गिरावट आती है। अच्छा, मतलब फीचर हटा के देखो कि मॉडल कितना बिगड़ता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी हैं जो खास तौर पर डिसीजन ट्रीज के लिए ही बने हैं। ओके, सिर्फ डिसीजन ट्रीज के लिए। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये अलग अलग तरीके हमें एक ही फीचर के महत्व को अलग अलग एंगल से देखने का मौका देते हैं। अच्छा, ये बात तो रोचक है कि एक ही चीज को नापने के कई पैमाने हो सकते हैं। तो ये जो गूगल का कोर्स मटेरियल हमने देखा, उसमें डिसीजन ट्रीज के लिए कौन से खास मैट्रिक्स बताए गए थे? क्या वो इस परम्यूटेशन वाले तरीके से अलग हैं? हाँ, वो अलग है। वो डिसीजन ट्री का जो अपना स्ट्रक्चर होता है ना, पेड़ जैसा, उसका फायदा उठाते हैं। सोर्स में मुख्य रूप से 3 डिसीजन ट्री स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स का जिक्र है। 3 कौन कौन से? पहला है सम ऑफ द स्प्लिट स्कोर, मतलब उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके ट्री में जितनी बार भी डेटा को बांटा गया या स्प्लिट किया गया, उन सभी स्प्लिट्स से मॉडल को कितना फायदा हुआ, उन फायदों का टोटल। ओके, स्प्लिट स्कोर का सम, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ नोड्स विद अ गिवन वेरिएबल, यानी पूरे डिसीजन ट्री में ऐसे कितने नोड्स हैं, कितने पड़ाव हैं जहां फैसला लेने के लिए उस खास वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, कितनी बार वो वेरिएबल यूज हुआ। और तीसरा है एवरेज डेप्थ ऑफ द फर्स्ट अकरेंस, मतलब ट्री में ऊपर से नीचे जाते हुए औसतन कितनी गहराई पर वो वेरिएबल पहली बार इस्तेमाल होता है। एवरेज डेप्थ पहली बार दिखने की। ये नाम तो सुन लिए, स्प्लिट स्कोर का योग, नोड्स की संख्या और पहली बार दिखने की औसत गहराई। पर इनका मतलब थोड़ा और समझाएंगी? जैसे स्प्लिट स्कोर का योग ज्यादा होने का क्या मतलब है? जरूर। देखिए, स्प्लिट स्कोर का योग जो है वो असल में ये मापता है कि एक फीचर ने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने में कितनी अच्छी तरह मदद की। अच्छा। डिसीजन ट्री में जब भी किसी फीचर के आधार पर डेटा बंटता है तो हम देखते हैं कि बंटवारे के बाद जो ग्रुप्स बने वो कितने शुद्ध हुए, मतलब एक जैसे नतीजे वाले सैंपल कितने अच्छे से एक साथ आ गए। प्योरिटी। हाँ, प्योरिटी। तो जिस फीचर के बंटवारे से ग्रुप्स ज्यादा शुद्ध होते हैं उसका स्प्लिट स्कोर ज्यादा होता है, और उन सभी स्कोर्स को जोड़ दें तो हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर उस फीचर ने मॉडल की सटीकता बढ़ाने में कितना योगदान दिया। समझ गया। तो जिसका योग ज्यादा वो ज्यादा फायदेमंद रहा बंटवारे में। बिल्कुल। अब बात करते हैं औसत गहराई की, एवरेज डेप्थ ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। हाँ, ये वाला थोड़ा कम इंट्यूटिव लग रहा है। हाँ,
देखिए, अगर किसी फीचर की औसत गहराई कम है, मतलब वो ट्री में ऊपर ही मिल जाता है जल्दी, रूट के पास। हाँ, रूट के नज़दीक, तो ये इशारा करता है कि शायद वो फीचर बड़े पैमाने पर डेटा को अलग करने में ज़्यादा सक्षम है। एक तरह से ज़्यादा फंडामेंटल या ताकतवर फीचर है। अच्छा, मतलब वो जल्दी काम आ जाता है। जी। और अगर औसत गहराई ज़्यादा है तो मतलब है कि वो फीचर पेड़ में नीचे की तरफ इस्तेमाल होता है, शायद ज़्यादा बारीकियां बताने के लिए या बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में अंतर करने के लिए। समझ गया। तो ये तीनों तरीके, मतलब कितनी बार यूज हुआ नोड्स, कितना फायदा पहुंचाया स्प्लिट स्कोर, और कितनी जल्दी यूज हुआ डेप्थ, ये हमें फीचर के महत्व के बारे में अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसा अक्सर होता भी है। यही वेरिएबल इंपॉर्टेंस की सबसे ट्रिकी और समझने वाली बात है। अच्छा। हाँ, अलग अलग मेट्रिक्स से जो स्कोर मिलते हैं वो एक ही फीचर के लिए काफी अलग हो सकते हैं। पर क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मेट्रिक्स की जो सिमेंटिक्स है, मतलब उनका असली मतलब क्या है, उनकी स्केल, यानी वो किस पैमाने पर वैल्यू देते हैं, जैसे 0 से 1 या कोई और रेंज, और उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब उनके गणितीय गुण, वो बिल्कुल अलग होते हैं। कोई मेट्रिक शायद ये बताए कि फीचर कितनी बार इस्तेमाल हुआ, जबकि दूसरा ये बता रहा हो कि वो कितना असरदार रहा। हाँ, ये तो अलग बातें हैं। बिल्कुल। कोई शायद मॉडल की छोटी छोटी अंदरूनी बातों पे ज्यादा डिपेंड करे, तो कोई ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करे। अच्छा। तो ये अलग अलग मैट्रिक्स हमें सिर्फ फीचर के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि ये खुद मॉडल के बारे में, इस्तेमाल हुए डेटा सेट के बारे में, और यहाँ तक कि ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में भी अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमें एक ही फीचर के लिए अलग अलग स्कोर मिले जो शायद एक दूसरे से मेल ना खाते हो, तो हम उनका मतलब कैसे निकालें, किस पर यकीन करें? हाँ, यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए एक फीचर है ग्राहक का पिन कोड, हो सकता है नोट्स की संख्या वाला स्कोर बहुत ज्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि मॉडल ने शायद हर इलाके के लिए अलग अलग नियम बनाने की कोशिश की। हाँ, मुमकिन है। लेकिन हो सकता है परम्यूटेशन इंपॉर्टेंस बहुत कम आए, क्योंकि पिन कोड हटाने से मॉडल की ओवरऑल भविष्यवाणी करने की जो क्षमता है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जी। ऐसी सिचुएशन में हम क्या सोचें? आपका उदाहरण बिल्कुल सही है, और ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। चलिए इसी पिन कोड वाले उदाहरण को थोड़ा और देखते हैं। हाँ। अगर नंबर ऑफ नोड्स विद अ गिवन वेरिएबल, यानी पिन कोड वाले नोड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो जैसा आपने कहा, इसके दो मतलब हो सकते हैं। दो मतलब? हाँ, पहला पॉजिटिव मतलब हो सकता है कि पिन कोड वाकई बहुत जरूरी जानकारी दे रहा हो। मॉडल ने उसे समझकर अलग अलग इलाकों के लिए सही नियम बनाए हैं। लर्निंग एल्गोरिदम ने उसे बार बार इस्तेमाल किया क्योंकि वो सच में उपयोगी था। ठीक है, ये तो अच्छी बात थी। लेकिन इसका एक दूसरा ज्यादा चिंता वाला पहलू भी हो सकता है। वो क्या? ये इस बात का संकेत हो सकता है कि मॉडल उस फीचर यानी पिन कोड के पैटर्न को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब एक सामान्य नियम बनाने की, पर वो बुरी तरह फेल हो रहा है। ओहो, मतलब वो सीख नहीं पा रहा है। हाँ, ऐसा तब होता है जब फीचर में असल में जनरलाइज करने लायक कोई खास पैटर्न या जानकारी ना हो। पिन कोड अपने आप में शायद कोई गहरा पैटर्न ना बताए, वो बस एक लेबल जैसा है। तो मॉडल क्या कर रहा है, वो हर पिन कोड के लिए अलग नियम रटने की कोशिश कर रहा है। इसे हम ओवरफिटिंग भी कहते हैं। ओवरफिटिंग, हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। जी। इससे क्या होगा कि नई अनदेखी जगहों के लिए उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो ज्यादा नोड्स का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। ये ओवरफिटिंग या रट्टा मारने का संकेत भी हो सकता है। समझ गया। तो नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा होना खतरे की घंटी भी हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ परम्यूटेशन वेरिएबल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। हाँ। अगर पिन कोड का परम्यूटेशन स्कोर कम आता है, जैसा आपने कहा, तो इसका मतलब है कि पिन कोड की वैल्यूज को रैंडमाइज करने या हटाने से मॉडल की ओवरऑल सटीकता, मतलब एक्यूरेसी, या कोई और परफॉर्मेंस मैट्रिक उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ठीक। ये इस बात का काफी मजबूत संकेत है कि शायद पिन कोड मॉडल के मुख्य काम के लिए उतना जरूरी नहीं है, भले ही मॉडल ने उसे अंदरूनी तौर पर कई बार इस्तेमाल किया हो। मतलब मॉडल ने उसे यूज तो किया, पर उसके बिना भी काम चल जाता। हाँ, कुछ ऐसा ही। हालांकि यहाँ भी एक छोटी सी न्यूआंस है। अच्छा, वो क्या? अगर आपका मॉडल बहुत ज्यादा रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब? मजबूत, मतलब छोटी मोटी गड़बड़ियों या डेटा में बदलाव से आसानी से हिलता नहीं है। ओके। तो हो सकता है कि ऐसे रोबस्ट मॉडल में किसी एक फीचर जैसे पिन कोड को हटाने से उसकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, भले ही वो फीचर कुछ हद तक उपयोगी हो। मॉडल शायद दूसरे फीचर्स का इस्तेमाल करके उसकी कमी पूरी कर ले। अच्छा, ये भी एक एंगल है। जी। इसलिए अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये साफ हो जाता है
कि किसी एक अकेले इम्पोर्टेंस मेट्रिक के स्कोर पर आंख बंद करके भरोसा करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो मतलब कोई एक स्कोर फाइनल जवाब नहीं है, हमें इन सबको मिलाकर देखना होगा। हाँ, बिल्कुल। यही सबसे अच्छा तरीका है। ये स्कोर कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें मॉडल की एक ज्यादा गहरी, एक न्यूआंस तस्वीर देते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एक साथ कई वेरिएबल इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स को देखें और उनमें पैटर्न या फिर विरोधाभास मतलब कॉन्फ्लिक्ट तलाशें। असल मजा इन अलग अलग नतीजों में छुपे पैटर्न को पहचानने में है। पैटर्न जैसे मान लीजिए कोई फीचर है जो लगभग सभी मुख्य इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स के हिसाब से महत्वपूर्ण है। परम्यूटेशन इंपॉर्टेंस भी हाई है, सम ऑफ स्प्लिट स्कोर भी ज्यादा है, नंबर ऑफ नोड्स भी ठीक ठाक हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वो फीचर सच में मॉडल के लिए बहुत जरूरी है और उसमें वाकई कोई उपयोगी जानकारी है। ठीक है, ये तो सीधा केस हो गया। हाँ, दूसरी तरफ वो पिन कोड वाला उदाहरण याद कीजिए। हाँ। अगर किसी फीचर का नंबर ऑफ नोड्स इंपॉर्टेंस स्कोर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका परम्यूटेशन इंपॉर्टेंस स्कोर काफी कम है। हाँ, जो हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल। तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, खतरे की घंटी। ये इस बात का मजबूत संकेत हो सकता है कि मॉडल इस फीचर को जनरलाइज करने में स्ट्रगल कर रहा हो, शायद वो ओवरफिटिंग कर रहा है और ये फीचर असल में मॉडल की ओवरऑल क्वालिटी को फायदा पहुंचाने के बजाय शायद नुकसान पहुंचा रहा हो। ओहो, तो ऐसे फीचर का क्या करें? ऐसे फीचर को शायद मॉडल से हटाने या फिर उसे किसी और तरह से बदलने पर विचार करना चाहिए। ये तो वाकई बहुत काम की बात निकली। मतलब ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि मॉडल उस फीचर का इस्तेमाल कैसे कर रहा है और क्या वो इस्तेमाल फायदेमंद है भी या नहीं। बिल्कुल सही। क्या इसे असलियत में किसी टूल या लाइब्रेरी में देखने का कोई आसान तरीका है? मुझे याद आ रहा है सोर्स मटेरियल में YDF का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल था। YDF यानी यग्ड्सिल डिसीजन फॉरेस्ट्स। ये डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट जैसे मॉडल्स बनाने और उनका एनालिसिस करने के लिए गूगल की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। अच्छा, YDF। जी। सोर्स में बताया गया है कि YDF में आप अपने ट्रेन किए हुए मॉडल की वेरिएबल इंपॉर्टेंस बहुत आसानी से देख सकते हैं। कैसे? आपको बस अपने ट्रेन मॉडल ऑब्जेक्ट पर model.describe जैसा एक फंक्शन कॉल करना होता है। ओके, model.describe। हाँ, और उसके आउटपुट में अक्सर एक खास सेक्शन या टैब होता है जो वेरिएबल इंपॉर्टेंसेस दिखाता है और वहां आपको आमतौर पर कई अलग अलग मैट्रिक्स के हिसाब से स्कोर मिल जाते हैं, जैसे नम नोड्स, सम स्कोर, मीन मिन डेप्थ और कभी-कभी परम्यूटेशन इंपॉर्टेंस भी। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। जी हाँ, सोर्स में शायद एक मॉडल अंडरस्टैंडिंग ट्यूटोरियल का भी जिक्र था जो इसे और डिटेल में दिखाता है। तो हाँ, ये तरीके सिर्फ थियोरी नहीं है, इन्हें आप अपने मॉडल्स पर जैक्चुअली लगाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने जो ये पूरी चर्चा की उसका सार निकालें तो वेरिएबल इंपॉर्टेंस या फीचर इंपॉर्टेंस, ये मशीन लर्निंग मॉडल को समझने की पहेली का एक बहुत अहम टुकड़ा है। हाँ जी। ये हमें बताता है कि मॉडल किन इनपुट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हमने गूगल के कोर्स मटेरियल के आधार पर देखा कि इसे मापने के कई तरीके हैं, खासकर डिसीजन ट्रीज के लिए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी सीख मेरे हिसाब से ये है कि कोई एक तरीका अंतिम सत्य नहीं है। हाँ। अलग अलग मैट्रिक्स हमें अलग अलग पहलू दिखाते हैं जी। और उनकी तुलना करके, उनके पैटर्न्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझकर ही हम मॉडल की कार्यप्रणाली की एक ज्यादा सच्ची और बैलेंस तस्वीर पा सकते हैं। ये सिर्फ स्कोर देखने से कहीं ज्यादा है, ये उन स्कोर्स के पीछे की कहानी समझने जैसा है। आपने एकदम सही सारांश दिया। वेरिएबल इंपॉर्टेंस हमें उस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका देता है जिससे मशीन लर्निंग मॉडल अक्सर कहा जाता है। हाँ, ब्लैक बॉक्स ये हमें समझने में मदद करता है कि मॉडल अपने फैसले कैसे ले रहा है, किन फैक्टर्स को वो प्रायोरिटी दे रहा है और क्यों। ये मॉडल की इंटरप्रेटेबिलिटी के लिए, उसे डीबग करने के लिए और यहाँ तक कि फीचर इंजीनियरिंग मतलब बेहतर इनपुट बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और इस चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो इस विश्लेषण के बाद सोच सकते हैं। जरूर। ये जानते हुए कि अलग अलग इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स कभी-कभी एक ही फीचर के बारे में बिल्कुल अलग या तक कि विरोधाभासी संकेत दे सकते हैं, तो कोई प्रैक्टिशनर ये कैसे तय करेगा कि किसी विशेष फीचर पर कितना भरोसा किया जाए? ये तो मुश्किल सवाल है, खासकर उन सिचुएशंस में जब मॉडल के आउटपुट के आधार पर लिए जाने वाले फैसलों के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हो, जैसे कि
कि किसी बीमारी का पता लगाना या लोन अप्रूव करना, या मान लीजिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार का कोई डिसीजन। हाँ, जहां गलती की गुंजाइश ना हो। बिल्कुल। जब दांव इतने ऊंचे हों तो इन मिले-जुले संकेतों के बीच सही रास्ता कैसे चुना जाए, इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।